तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू जो है और चिराग पासवान की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी, तो ये इन पार्टियों ने जिस तरह का रोल अदा किया है, मुसलमान वोट हासिल करके, मुसलमानों के वोटों से जीत करके और मुसलमानों के को एक किस्म का धोखा दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सपोज़ हो गए हैं और अब शायद इनको भी अंदाज़ा नहीं है कि इसका कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान जो है वो इनको होने वाला है। ये इनको शायद अभी अंदाज़ा नहीं है। आगे वक्त बताएगा कि ये इस रवैये की वजह से इन राजनीतिक पार्टियों पर, जो अपने आप को सेक्युलर कहती थी और एनडीए के साथ थी और जिनसे हमें उम्मीद भी थी, उन्होंने ये जो रोल अदा किया है, ये बहुत ख़राब रोल है और इस रोल का नुकसान मुझे लगता है देश को भी भुगतना पड़ेगा और इन पार्टियों को। सीधे तौर पर ये वक्फ़ को मुसलमानों से छीनने, वक्फ़ की जायदादों पर कब्ज़ा करने और जो जायदादें कब्ज़े में हैं उन कब्ज़ों को बरकरार रखने और घृणा और विभाजन, सामाजिक विभाजन की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने का ये बिल है। इसलिए हम समझते हैं कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के एक लोकतांत्रिक वातावरण के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक जो मूल्य हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसा बिल लाने की कोशिश की गई है, लाया गया है, जो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद कानून बन जाएगा, जो पूरी तरह डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव पर आधारित है, धर्म के आधार पर, क्योंकि इसी तरह के जो दूसरे संस्थान दूसरे धर्मों के हैं उनमें जो प्रोविज़न और फैसिलिटीज़ हैं उनसे इस बिल में मुसलमानों को महरूम किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन है ये। इक्वलिटी, जो बराबरी का जो दर्जा होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ है ये। दूसरा ये कि रिलीजियस फ्रीडम जो हमारा दस्तूर देता है कि हर मज़हब के लोगों को अपनी रिलीजियस फ्रीडम अश्योर करता है हमारा संविधान, ये बिल उस पर पाबंदी लगाता है, उसमें रुकावट बनता है। तीसरा ये कि ये वक्फ़ का जो कॉन्सेप्ट है उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही डिमोलिश करता है। कहा तो ये जा रहा है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और इससे भ्रष्टाचार कम होगा और इसमें हम दूसरे लोगों को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बिल को लाने की ज़रूरत नहीं थी। ये बिल तो भ्रष्टाचार की आड़ में वक्फ़ जायदादों पर कब्ज़ा करने सरकार द्वारा, और दूसरा ये कि जो पहले से कब्ज़े हैं सरकार के या दूसरे लोगों के, उन कब्ज़ों को बरकरार रखने के उद्देश्य लाया गया है। और तीसरा मैं समझता हूँ कि ये एक जो इस देश में पिछले कुछ सालों से नफ़रत और घृणा की राजनीति और ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल पैदा करके उससे राजनीतिक फ़ायदा और राजनीतिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन करने की जो पॉलिसी है, उसको इस बिल के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। जो हम समझते हैं कि ये बिल जिस तरह से आया है और इसमें जिस तरह के प्रोविज़न्स रखे हैं, उसमें संविधान के जो बेसिक मूल्य हैं, टेनेट्स हैं, उनकी भी ख़िलाफ़ वर्जी होती है। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बजाय इसमें एक किस्म का सेंट्रलाइजेशन और डिक्टेटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ये बिल ले जाता है कि सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होगी। दूसरा ये कि इसमें मुसलमानों का जो हक है कि अपने मज़हबी इंस्टीट्यूशंस को, चैरिटेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको, वक्फ़ की जायदादों को वो ख़ुद मैनेज करें, उसमें दखलंदाजी है। और उसमें इलेक्शन की जगह, जो पहले वक्फ़ बोर्ड इलेक्शन के थ्रू कंस्टिट्यूट होता था, वो बोर्ड अब नॉमिनेशन और सिलेक्शन के थ्रू कंस्टिट्यूट होगा और उसमें भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोगों को उसमें
शामिल करने के रास्ते खोल दिए गए और उनकी तादाद ऐसे कि उनकी मेजॉरिटी हो जाए उसमें। तो ये सीधे-सीधे तौर पर ये वक़्फ़ को मुसलमानों से छीनने, वक़्फ़ की जायदादों पर कब्ज़ा करने और जो जायदादें कब्ज़े में हैं उन कब्ज़ों को बरकरार रखने और घृणा और विभाजन, सामाजिक विभाजन की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने का ये बिल है। इसलिए हम समझते हैं कि ये बिल सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के एक लोकतांत्रिक वातावरण के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक जो मूल्य हैं, उनको नुकसान पहुंचाने लेकिन वाला है। सलीम साहब, सरकार कह रही है वक्फ की जो संपत्तियां हैं उस पर कुछ मुसलमानों का कब्जा है, हम तो उनको कब्जा मुक्त करा के जो गरीब मुसलमान हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, उसके लिए बिल लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो पहले से बिल मौजूद है, पहले से जो चीज़ें मौजूद हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। 1995 और 2013 में जो संशोधन हुए हैं, उसमें वो सारे प्रोविज़न मौजूद हैं जिसमें आप कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं और सरकार के द्वारा अपॉइंटेड सीईओज़ हैं, जो ख़ुद सरकार ही के लोग हैं, वो अपना फ़र्ज़ निभाएँ तो ऐसे कब्ज़े हटाए जा सकते हैं। दूसरा, ख़ुद सरकार वक़्फ़ की जायदादों के एक बड़ा हिस्सा पूरे देश में जिस पर सरकार कब्ज़ा किए हुए है, तो उसको हटाया जाना चाहिए। तो करप्शन या जहाँ कहीं गड़बड़ हो रही है उसको दूर करने का तरीका दूसरा होता है। ये तो पूरे तौर पर करप्शन की आड़ में एक नफ़रत फैलाने और मुसलमानों को कमज़ोर करने और मुसलमानों की जो धार्मिक आज़ादी है उस आज़ादी को सीमित करने का ये बिल है, जो मैं समझता हूँ संविधान के ख़िलाफ़ है और इसके बहुत दूररस नताइज होंगे, सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि ये देश मैं समझता हूँ गलत रुख पर जाएगा। पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा था हम वक्फ बोर्ड को सेक्युलर बोर्ड बनाना चाहते हैं, इसलिए इसमें हिंदुओं को भी जगह दे रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? खुद सेकुलर नहीं है और वो खुद सेकुलर बनाना चाहते हैं। सेकुलर के माने क्या हैं? सेकुलर के माने ये है कि मुसलमानों से छीनना चाहते हैं। जब सारे दूसरे बोर्ड, दूसरे धर्मों के बोर्ड, सिखों के और बुद्धिस्ट के और दूसरे जो जैन्स के जो हैं, वो सारे खुद मैनेज करते हैं, तो सिर्फ मुसलमानों के इस संबंधित इस वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के लोगों को लाकर आप सेक्युलरिज़म का जो एक शो करना चाहते हैं, वो तो दरअसल उनकी नीयत ख़राब है। वो मुसलमानों को बेदखल करना चाहते हैं सेक्युलर नाम लेकर। तो मुसलमानों को बेदखल करना, मुसलमानों से उनके अधिकार छीनना और एक तरह से ये मुसलमानों का अपमान भी है। ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान अपनी संस्थाओं को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इस पे कब्ज़ा करेंगे। उसका मतलब कब्ज़ा करना करके आप नहीं कर सकते। आप उसकी इंस्टीट्यूशन को ठीक करने के जो तरीके मौजूद हैं, वो आप अपनाइए। और जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा था, उससे पहले आप लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों ने कहा कि हमें अच्छा रिस्पांस मिला है उनकी तरफ से, वो लोग कहीं ना कहीं इस बिल का विरोध करेंगे। लेकिन जब बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ तो दोनों ही पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया, जिस वजह से बिल पास हो गया। क्या वजह रही कि आप लोगों की कुछ कमियाँ रहीं कि उनसे बातचीत ठीक ढंग से नहीं हो पाई? नहीं, मैं समझता हूँ मुस्लिम संस्थाओं ने, और सिर्फ मुस्लिम संस्थाओं ने नहीं, दूसरे सेकुलर लोगों ने भी इन पार्टियों जो एनडीए के साथ अलायंस में हैं, जिनकी वजह से ये सरकार टिकी हुई है, बची हुई है, उनके नेताओं से, लोगों से मिलने की पूरी कोशिश की, उनको सारा समझाया, उन्होंने हमारी बातों को अप्रिशिएट किया। तो हमें लगा कि शायद ये हमारी बातों को समझ रहे हैं और ये इनका रवैया ठीक होगा। लेकिन उनका जो रवैया सामने आया है उससे उनका पूरा चेहरा एक्सपोज हो गया है और पूरे भारत के लोगों ने और मुसलमानों ने देख लिया है कि ये कैसी स्वार्थ की जो राजनीति है कि थोड़े सी सत्ता के लिए या थोड़े से फ़ायदे के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए इतना बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का कानून उनकी वजह से पास हो गया। तो हम समझते हैं कि इस कानून के पास होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार, क्योंकि बीजेपी तो चाहती थी करना, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार ये जो एनडीए के अलायंस हैं, 4-5 पार्टियां, जिनमें 2 बड़ी पार्टियां हैं, तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू जो है,
और चिराग पासवान की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी। तो ये इन पार्टियों ने जिस तरह का रोल अदा किया है, मुसलमान वोट हासिल करके, मुसलमानों के वोटों से जीत करके और मुसलमानों के को एक किस्म का धोखा दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सपोज़ हो गए हैं और अब शायद इनको भी अंदाज़ा नहीं है कि इसका कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान जो है वो इनको होने वाला है। ये इनको शायद अभी अंदाज़ा नहीं है। आगे वक्त बताएगा कि ये इस रवैये की वजह से इन राजनीतिक पार्टियों पर, जो अपने आप को सेक्युलर कहती थी और एनडीए के साथ थी और जिनसे हमें उम्मीद भी थी, उन्होंने ये जो रोल अदा किया है, ये बहुत ख़राब रोल है और इस रोल का नुकसान मुझे लगता है देश को भी भुगतना पड़ेगा और इन पार्टियों को भी। बिहार में इस साल चुनाव है आखिर में, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुसलमानों के साथ धोखा किया है, क्या मुसलमान करेगा? अब अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का मुसलमानों को समझाने ये के तो लिए? आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मुसलमान कितने गुस्से में हैं, नाराज़ हैं और ख़ास तौर से बिहार में नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उनकी पार्टी के कुछ मुसलमान पार्टी छोड़ रहे हैं और तो लोगों में जो नाराज़गी है वो साफ बता रही है कि क्या होने वाला है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाल ही में एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी देशव्यापी आंदोलन होगा, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। क्या भूमिका रहेगी इसकी आंदोलन की? देखिए, अभी चूँकि बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति के साइन होते ही ये कानून बन जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो इस पर मशवरा बराबर कर रहे हैं जब से ये बिल पास हुआ है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून बनते ही जो कुछ 3 पहलुओं पर ख़ास तौर से, एक तो लीगल जो लड़ाई है कि कानूनी तौर पर इस बिल को वापस करने के लिए जो कुछ संभव है आज की जुडिशरी के सिस्टम में उसकी कोशिश की जाएगी। ये बात पहले से कही जा रही है। दूसरा पॉलिटिकल लॉबिंग या पॉलिटिकल दबाव बनाकर कैसे इसको आगे रोका जा सकता है, वो कोशिश होगी। और चौथा ये कि पब्लिक ओपिनियन को, कि जब आपने पब्लिक के साथ दगा किया है और लोगों का वोट लेकर आपने लोगों के, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह का एक बिल लाने में मदद की है, तो पब्लिक में जाकर उस झूठ को जो है क्लियर करना, जिस तरह का झूठ पार्लियामेंट में 2 दिन बोला गया है वफ़ के बारे में, मुसलमानों के बारे में और वफ़ के बारे में, मैं समझता हूँ कि शायद इतना झूठ जो है पहले कभी नहीं बोला गया होगा, जितना झूठ वक़्फ़ के बारे में और झूठा प्रोपेगेंडा देश की आम जनता को एक तरह से भ्रमित किया गया है, गुमराह किया गया है, बल्कि उकसाया गया है मुसलमानों के ख़िलाफ़। इस तरह का एक वातावरण बना है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी मालूम होता है कि लोगों के बीच में, आम भारतीय नागरिकों के बीच में जाकर इस विषय को समझाने की ज़रूरत है और पब्लिक जो प्रोटेस्ट के जो भी तरीके, पीसफुल तरीके और कानूनी तरीके जो मौजूद हैं, उन सबको इख्तियार किया जाएगा। इसकी डिटेलिंग जो है वो बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं वो कर रहे हैं। जैसे ही कुछ फाइनल चीज़ तय होगी वो इंशाअल्लाह प्रेस को भी बताई जाएगी। तो आखिरी सवाल, कुछ लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से और मुस्लिम समुदाय के लोग कि हम शाहीन बाग जैसा आंदोलन करेंगे, तो दूसरी तरफ से कहा जाता है अगर आप शाहीन बाग बनाएंगे तो जलियांवाला बाग भी बन सकता है। देखिए, वो तो इस तरह के कहने वाले लोग हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये मुझे लगता है कि ये जो बिल आया है ये मुसलमानों की मज़हबी जो आज़ादी और मज़हबी शिनाख्त और उनके मज़हबी मकामात की हिफाजत से जुड़ा हुआ एक मसला है और ये बहुत सेंसिटिव मसला है और बहुत जज्बाती मसला भी है। इसलिए इसको मुसलमान बहुत सीरियसली ले रहा है और मुझे लगता है कि उसकी वजह से शक्ल क्या होगी उस आंदोलन की, लेकिन ये कि जो भी जितना पॉसिबल है आवाम को ये बताने की कोशिश की जाएगी और आवाम में जाने की कोशिश की जाएगी कि ये जो हुआ है ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और ये नाइंसाफ़ी सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है बल्कि ये पूरे मुल्क को गलत रुख पर ले जाने की एक कोशिश है। और आज मुसलमानों के साथ ये किया गया है
कल दूसरी जो माइनॉरिटीज़ हैं और दूसरे जो मज़हब के मानने वाले हैं उनके साथ भी ये कुछ हो सकता है। इसलिए इस तरह की सरकार के इस तरह की जो मानसिकता और रवैया रखने वाली जो सरकार है वो देश के लिए भी बहुत ख़तरनाक है।